गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम फिर अपना हिंदी विषय पढ़ने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारी हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं। बच्चों, हमने पढ़ाई की शुरुआत कर दी है। हमने पहली पोयम पढ़ी थी, चांदनी रात। पोयम में मैंने कहा था आपको कितने परिच्छेद हैं पूरे याद आए? पूरे हमारे पास 8 परिच्छेद थे। तो उनमें से हमने कितने परिच्छेद पढ़े थे? 4 परिच्छेद पढ़े थे कि नहीं? और आज आगे का 4 परिच्छेद हम पढ़ेंगे। हमने कविता की शुरुआत की थी। हमारी कविता का नाम था चांदनी रात। इसके जो कवि कौन हैं? इसके कवि मैथिली शरण गुप्त। देखो बच्चों, मैंने शुरुआत में बताया था कि यह एक हमारे पास किसके रूप में है? खंड काव्य के रूप में। कौन सा खंड काव्य? पंचवटी खंड काव्य से लिया गया है। तो ये पंचवटी जो खंड काव्य है वो इस प्रकार है। इस प्रकार कि आप इसमें चित्र देख रहे हो, उसमें राम लक्ष्मण सीता को जब वनवास दिया गया था तो वो कहाँ पे जाके रहे थे? पंचवटी में जाकर रहे थे। तो उस वक्त का जो सौंदर्य है, चंद्रमा का सौंदर्य, जब एक रात है, रात का सौंदर्य का वर्णन यहाँ पर किया हुआ है। प्रकृति की छटा का सुंदर वर्णन यहाँ पर किया हुआ है। चलो बच्चों, आगे हम पढ़ते हैं। आगे हम ये देखते हैं, हमने यहाँ तक ये पोयम पढ़ चुके थे। कितने पैरा पूरा, कितना परिच्छेद? हमने 4 परिच्छेद पढ़ लिया था। वह परिच्छेद क्या था? चारों चंद्र के चंचल किरण से लेके चुपचाप तक। आज हम कहाँ तक पढ़ेंगे? यहाँ से शुरू करते हैं। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उसको सदा सवेरा होने पर, और विरामदायनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। ये 2 परिच्छेद हुए। आगे के 2 परिच्छेद देखते हैं। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक बना, जाग रहा यह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। बच्चों, पंचवटी की छाया में, ये मैं आपको यहाँ पे इसलिए ऐसे एक्सप्लेन कर रही हूँ चित्र के माध्यम से कि देखिए, पंचवटी पर्ण मतलब 5 वटों का समूह, जिसमें 5 बरगद के वृक्ष होते हैं, उससे उसके आसपास यह पंचवटी बनी हुई थी। तो इसके लिए इसका नाम क्या दे दिया गया था? पंचवटी। सुंदर पर्ण कुटीर बना, सुंदर मतलब पत्तों से बने हुए सुंदर पर्ण कुटीर है, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक बना। देखो नीचे दूसरे वाले चित्र में देख रहे हो, वो कौन बैठे दिखाई दे रहे हैं? यहाँ पर ये लक्ष्मण है। और देखो चांदनी रात है। आगे का पूरा वातावरण कितना शांत है, चित्र में दिख रहा है। तो इसमें कवि ने ये बताया है, ये 2 परिच्छेद में किसके बारे में बताया है? लक्ष्मण के बारे में। किसके बारे में? लक्ष्मण। शुरुआत में जो हमने कविता की पंक्तियाँ और परिच्छेद देखा, उनमें किसका वर्णन किया गया था? प्रकृति की सुंदर छटा का वर्णन किया गया था, प्रकृति का वर्णन किया गया था। और ये 2 परिच्छेद में भी प्रकृति के वर्णन के साथ साथ इसमें लक्ष्मण के बारे में भी बताया गया है कि इस वक्त पूरी दुनिया जो सो रही है, यह कौन वीर है? कौन वीर है? यहाँ बता नहीं रहे हैं कौन वीर है, मतलब लक्ष्मण है जो बाहर शिला पर बैठे हुए रक्षा कर रहे हैं, अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलो अब हम विस्तार पूर्वक कविता का अर्थ देखते हैं। क्या है इसका अर्थ? देखिए, है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। ये परिच्छेद है। वसुंधरा का अर्थ क्या है बच्चों? पृथ्वी। है बिखेर देती वसुंधरा, पृथ्वी क्या देती है? बिखेर देती है। वसुंधरा, पृथ्वी बिखेर देती है। क्या बिखेरती है? मोती सबके सोने पर। मोती, अब ये मोती क्या? अब जैसे ही रात होती है तो क्या होता है? चारों तरफ का वातावरण शांत हो जाता है और चंद्रमा आकाश में अपनी चांदनी लेकर छिटका देता है। तो रात होने पर मोती बिखर जाते हैं, चंद्रमा चांदनी रूपी मोती। रवि बटोर लेता उनको सदा सवेरा होने पर, रात को पृथ्वी मोती फैला देती है और सुबह होने पर रवि मतलब सूर्य, सूर्य क्या करता है? उसे बटोर लेता है, इकट्ठा कर लेता है। अब इसका अर्थ देखते हैं हम। इसमें क्या है? देख, कवि चांद तारों की तुलना मोतियों से करते हैं। कवि किसकी तुलना मोतियों से कर रहे हैं?
चांद तारों के। बच्चों प्रश्न पूछा जा सकता है, कवि चांद तारों की तुलना किससे करते हैं? मोतियों से करते हुए कहते हैं, जब सब लोग सो जाते हैं तो पृथ्वी आकाश में चांद तारों के रूप में मोती बिखेर देती है। किसके रूप में? चांद तारों के रूप में। जब सवेरा होता है और जब सुबह होता है तो ऐसा लगता है सूर्य इन मोतियों को हमेशा बटोर ले जाता है। सही बात है ना? सुबह होने पे कभी हमें आकाश में चांद तारे दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देते। रात को पृथ्वी उसे बिखेर देती है वसुंधरा, और सुबह होने पर सूर्य क्या करता है? इन मोतियों को बटोर लेता है। अर्थात सुबह उजाला हो जाने पर आकाश में चांद तारे लुप्त हो जाते हैं। समझ में आ गया होगा इस परिच्छेद का अर्थ। चलो आगे वाले परिच्छेद का अर्थ देखते हैं। और विरामदायनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। बच्चों ये बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। देखो, और विरामदायनी क्या करता है? धरती मोती बिखेर देती है, सुबह होने पर सूर्य उन मोतियों को बटोर लेता है, और क्या करता है? बटोर के जब वह शाम को अस्त होने लगता है, जब वह जाने लगता है, तो किसको देकर जाता है? विरामदायनी संध्या, विराम देने वाली, विश्राम देने वाली। विरामदायनी का अर्थ देखो यहाँ लिखा है बच्चों, विरामदायनी मतलब विश्राम देने वाली। संध्या शाम को दे जाता है, वो अपने साथ नहीं ले जाता, सूर्य वह संध्या को दे जाता है, और फिर रात होगा, फिर पृथ्वी उसे बिखेर देगी। ठीक है। शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। शून्य श्याम, श्याम मतलब काला, रात काली होती है ना, और लेकिन जब यही मोती सूर्य किसको दे रहा है? संध्या को दे रहा है, तो वह मोती ग्रहण करके कितनी सुंदर लगती है। तनु शरीर नया रूप छलक कर सामने आता है। जैसे हम मोतियों की माला, हार पहने तो कितने सुंदर लगेंगे ना, तो उसी प्रकार चांद तारे रूपी मोती संध्या पहनकर बहुत ही सुंदर लगती है, उसका नया रूप छलकाता है, शाम का वातावरण अति सुंदर हो जाता है। ठीक है। अब इसका अर्थ विस्तार पूर्वक देखते हैं। कवि कहते हैं कि सुबह होने पर बटोरे हुए यह चांद तारे रूपी मोती सूर्य उसे विश्राम देने वाली संध्या को सौंप जाता है। अर्थात शाम होने के बाद चांद तारे आकाश में फिर चमकने लगते हैं और वे मोतियों का आभास कराने लगते हैं। इससे रात्रि की कालिमा प्रकाशमान हो जाती है और अपने नए रूप में छलकने लगती है। बच्चों ये प्रकृति का नियम है। सूर्य अस्त भी होता है और उदय भी होता है, चांद तारे भी उगते हैं, चांद तारे भी अस्त होते हैं और वो भी उदित होते हैं। कितना सुंदर प्रकृति का वर्णन किया है यहाँ मैथिली शरण गुप्त जी ने। अब आगे देखते हैं 7th वन। वह क्या है? पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। अब देखो बच्चों यहाँ क्या कहा है? पंचवटी की छाया में। इसके पहले मैंने आपको पिक्चर दिखाया था और मैंने क्या कहा था कि पंचवटी, जहाँ पे राम सीता लक्ष्मण रहे थे कुटिया बनाकर, सुंदर पर्ण कुटीर बना। पर्ण कुटीर, पर्ण कुटीर का अर्थ है पत्तों से बना हुआ। पर्ण कुटीर बना, वह अब जंगल में वहाँ पे रेती सीमेंट का घर बनाएंगे क्या? नहीं ना। तो पर्ण कुटीर बना, पत्तों से बनी हुई कुटीर। उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर, उसके सम्मुख, सम्मुख मतलब सामने, धीर वीर निर्भीक मना। कौन मना है? धीर वीर निर्भीक मना मतलब बैठा हुआ है। कवि कहते हैं पंचवटी की छाया में पंचवटी 5 वटों का समूह, वट वृक्ष, जिसकी छाया में एक सुंदर सी कुटिया बनी हुई है और उस कुटिया के सामने, सम्मुख मतलब सामने, स्वच्छ शिला पर, स्वच्छ मतलब साफ निर्मल शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। धीर वीर मतलब दृढ़ मन वाला योद्धा, निर्भीक मतलब निडर। बच्चों ये आपको पूछा जाएगा, निडर के लिए कौन सा शब्द आया है? निर्भीक शब्द आया है। धीर वीर, धीर वीर हमारा क्या है? लय युक्त शब्द है ना। धीर वीर लय ताल युक्त शब्द हुआ कि नहीं हुआ? ये भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है। धीर वीर दृढ़ मन वाला योद्धा, निर्भीक मतलब निडर। कवि कह रहे हैं पंचवटी की छाया में एक सुंदर सी कुटिया बनी
हुई है और उसके सामने स्वच्छ शिला पर एक दृढ़ मन वाला योद्धा बिना डरे बैठा हुआ है। क्यों, रात्रि का समय है ना बच्चों, पूर्णिमा रात का समय है और रात में कितना भी उजाला हो लोगों को डर लगता है कि नहीं, लेकिन ये कौन है, ये कौन योद्धा यहाँ पर बैठा हुआ है, ऐसा कवि कहते हैं। देखते हैं इसका विस्तार पूर्वक अर्थ। कवि पंचवटी का वर्णन करते हैं। इस जो पंचवटी की छाया में सुंदर पर्ण कुटीर बना, ये पूछा गया ना बच्चों, ये कविता की पंक्तियां हैं, तो इस पंक्तियों में किसका वर्णन किया गया है, पंचवटी। कवि पंचवटी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पंचवटी वट के 5 वृक्ष की छाया में घास फूस और पत्तों, पर्ण कुटीर क्यों कहा गया उसे, क्योंकि वह किससे बना है, घास फूस और पत्तों के छप्पर वाली एक सुंदर झोपड़ी बनी हुई है। उसके सामने एक साफ सुथरी स्वच्छ शिला, साफ सुथरी शिला है, उस शिला पर एक दृढ़ मन वाला निडर योद्धा विराजमान है, बैठा हुआ है। अब हम आगे देखें, आगे 8th 8वीं पंक्ति, 8वां परिच्छेद। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। धनुर्धर, धनुर्धर किसको कहते हैं बच्चों, तीरंदाज। तीरंदाज मतलब जो तीर चलाता है। धनुर की विद्या में लक्ष्मण जी कुशल थे, पारंगत थे पूरी तरह। भुवन, भुवन का अर्थ यहाँ है संसार, भुवन का अर्थ क्या है यहाँ, संसार। कुसुमा युद्ध, कुसुमा युद्ध किसे कहा गया है, कामदेव को कहा गया है। यहाँ पे कामदेव की वर्णन क्यों किया गया है, इसलिए किया गया है बच्चों क्योंकि जब सब सो जाते हैं तो कितनी ठंडी ठंडी हवा, ये हवा मन को विचलित कर देती है, तो इसलिए यहाँ कुसुमा युद्ध मतलब कामदेव। दृष्टिगत होता है, दृष्टिगत का अर्थ होता है दिखाई देना, दृष्टिगत का अर्थ होता है दिखाई देना। अब देखो, जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जाग रहा और कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। मतलब कवि क्या कह रहे हैं, अब आपको भी समझ में आ रहा होगा इसका अर्थ। कविता के अगर एक एक शब्द का अर्थ हम देखें तो हमें आसानी से समझ में आ सकता है। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, यह तीरंदाज कौन जाग रहा है, जबकि भुवन भर सोता है, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। मतलब पूरी दुनिया सो रही है और यह कौन सा इंसान है जो इतनी सुंदर हवा बह रही है जो मन को विचलित कर देती है, लेकिन यह निर्डर होकर यहाँ पर बैठा हुआ है, उसे नींद नहीं आ रही, वह जाग रहा है। यह कौन है जो ऐसा दिखाई दे रहा है, तो वह कौन होता है बच्चों, लक्ष्मण होते हैं, जो कि मैंने इसके पहले आपको चित्र में बताया था। अब इसका विस्तार पूर्वक अर्थ देखते हैं। कवि कहते हैं कि इस संसार के सारे लोग क्या हो रहे हैं, सो रहे हैं, पर यह धनुषधारी कौन है, धनुषधारी मतलब धनुष को धारण करने वाला, जो रात्रि में इस समय जाग रहा है, वह कहते हैं कि यह कामदेव सा भोगी, कामदेव सा भोगी मतलब यह गृहस्थ लग रहा है, घर परिवार वाला लग रहा है, लेकिन सन्यासी जैसा दिखाई देता है, सन्यासी बना हुआ है। यह कामदेव सा भोगी गृहस्थ कोई सन्यासी जैसा बना हुआ सा दिखाई देता है। मतलब इस वक्त सारी दुनिया सो रही है, लेकिन यह कौन धनुषधारी है, यह कौन वीर है जो इस वक्त यहाँ पर सन्यासी के रूप में दिखाई दे रहा है और वह जाग रहा है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने कविता के जो 8 पंक्तियाँ था 2 पार्ट में पढ़ा हमने और पढ़ के उसका अर्थ विस्तार पूर्वक देखा। बच्चों, आपके पास नोटबुक और पेन भी रही होगी, क्योंकि पहले ही बताया गया था। आप कठिन शब्दों के अर्थ, इस कविता का जो भावार्थ है वह भी आप लिख के लेंगे, क्योंकि इसके साथ साथ आपका जो रिटन वर्क है वह कंप्लीट हो जाएगा। और शब्दार्थ भी लिखना है, कविता की पंक्तियों का भावार्थ भी लिखना होता है, क्योंकि परीक्षा में आपको पूछा जाता है। जैसे आपके सामने ये 8वीं पंक्ति है, ऐसा दिया, जाग रहा यह डैश डैश दृष्टिगत होता है।
आपके पास पेपर में पूरी पंक्तियाँ दी होती हैं और बोला जाएगा कि कविता का सरल अर्थ लिखिए और या तो कविता का भावार्थ लिखिए। बच्चों, जब सरल अर्थ कहा जाता है तो सरल अर्थ को आप अपने शब्दों में लिख सकते हो। अब जैसे कवि कहते हैं कि लक्ष्मण के बारे में बता रहे हैं, वह कह रहे हैं कि दुनिया के सारे लोग सो रहे हैं पर यह कौन धनुषधारी है जो इस वक्त जाग रहा है। वे कहते हैं कि यह कोई गृहस्थ है लेकिन सन्यासी जैसा बना हुआ दिखाई दे रहा है। तो सरल अर्थ क्या अपने शब्दों में थोड़ा हम लिख सकते हैं। भावार्थ क्या होता है? भावार्थ भी सरल अर्थ जैसा ही होता है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, आपको लिखना पड़ेगा प्रस्तुत पंक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं। चांदनी रात कविता से ली गई हैं। इसके कवि कौन हैं? इसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी हैं। थोड़ा सा आप परिचय भी दोगे। किसका परिचय? कवि का परिचय नहीं, आप ये बोलोगे यह पंचवटी खंड काव्य से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? पंचवटी खंड काव्य से लिया गया है। और इसमें कवि ने क्या बताया है? प्रकृति का सुंदर चित्रण किया है। फिर उसके बाद सेकंड पैरे में आप कविता का भावार्थ लिखोगे। मेरे ख्याल से बच्चों अब हमें समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं। उत्तर लिखिए। ऐसे 2 प्रश्न बनाकर लिखिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हों। पर्णकुटीर और धनुर्धर। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ वाले शब्द पद्यांश से खोजकर लिखिए। काला और झोपड़ी। अब देखो बच्चों, पहले में क्या है? पर्णकुटीर। पर्णकुटीर, हमारा प्रश्न ऐसा बनना चाहिए कि हमारा उत्तर वही आए, पर्णकुटीर। तो इस बात का ध्यान रखो बच्चों कि कभी भी प्रश्न बनाते वक्त आपको क्या बताना है? क्वेश्चन मार्क तो लगाना ही है, नहीं लगाओगे तो नंबर भूलो, नहीं मिलने वाला। और दूसरी बात, जो शब्द दिया है वही शब्द हमारा प्रश्न में ना आए, बाकी सब आ जाए। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, पर्णकुटीर। पंचवटी की छाया में क्या बनी है? पर्णकुटीर। आपके पास आंसर है, आपको क्या बनाना है? क्वेश्चन बनाना है। आपके पास उत्तर है, आपको प्रश्न बनाना है। कौन जाग रहा है? धनुर्धर जाग रहा है। अब पद्यांश में आए अर्थ वाले। अब काला, काला के लिए क्या आया था? श्याम, तनुश्याम, याद आया? तो काला के लिए क्या आया है? श्याम शब्द आया है। झोपड़ी के लिए क्या आया हुआ है? पर्ण कुटीर शब्द आया है। ठीक है बच्चों, आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे, ये क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। मैंने यहाँ आंसर प्लस क्वेश्चन दोनों दिया है। तारों के उदित और अस्त होने के बारे में कल्पना। तारों के उदित और अस्त होने के बारे में कल्पना। उदित मतलब उगना, उगना का अर्थ होता है आकाश में दिखाई देना। अस्त होना मतलब डूबना। तो क्या है? पृथ्वी द्वारा मोती छितरा जाना। क्या होता? अस्त, तारों के उदित और अस्त होने के बारे में कल्पना। पृथ्वी द्वारा मोती छितराया जाना। फिर सूर्य का संध्या को मोती देना। मोतियों से संध्या का रूप छलकना। सूर्य द्वारा मोतियों को बटोर लिया जाना। मतलब क्या होता है? जब पृथ्वी क्या करती है? पृथ्वी क्या करती है? मोती को बिखेर देती है। फिर इससे क्या होता है? संध्या का नया रूप छलक उठता है। और फिर सूर्य मोतियों को बटोर लेता है। और फिर क्या होता है? शाम के समय वापस वह मोती संध्या को दे जाता है, शाम को दे जाता है। इस प्रकार बच्चों हमने हमारी यह कविता देखी। कविता का नाम चांदनी रात। सारांश ना, कविता का नाम चांदनी रात। सारांश क्या है कविता का? मतलब पूरी 8 पंक्तियों में प्रकृति की सुंदर वर्णन किया है। लास्ट की 2 जो परिच्छेद है उस परिच्छेद में, पहले परिच्छेद में पंचवटी के बारे में भी बताया गया है और दूसरे परिच्छेद में किसके बारे में बताया गया था? मतलब हमारा 7वां और 8वां परिच्छेद में लक्ष्मण के बारे में बताया गया है। उस वक्त भी प्रकृति के सुंदर वर्णन किया गया है। तो बच्चों इस प्रकार आज हमारी यह चांदनी रात कविता यहाँ पे समाप्त होती है। उसका विस्तार पूर्वक हमने अर्थ ग्रहण किया और उम्मीद है आप लोगों ने इसके कठिन शब्द भावार्थ आपने लिखे होंगे। इसके साथ आपको असाइनमेंट भी दिया जाएगा, वह असाइनमेंट भी आपको पूरा करना है। ठीक है बच्चों, ये जो है शब्द संसार, कुछ कठिन शब्दों के अर्थ आपके टेक्स्ट बुक में भी दिए हुए हैं जो मैंने यहाँ पर आपके सामने लिख कर दिया है। पुलक, रोमांच, कार्यकलाप, गतिविधि, कुटीर, झोपड़ी, निर्भीक, निडर, धनुर्धर, तीरंदाज, कुसुमायुद्ध मतलब कामदेव, दृष्टिगत जो दिखाई पड़ता हो। तो बच्चों इस प्रकार हमारा
क्या हुआ, चांदनी रात कविता यहाँ पर समाप्त हुई और हम अब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। उम्मीद है आपको कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए हम अब मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।